नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज से हम बिहार स्पेशल की कक्षा को स्टार्ट कर रहे हैं और अब आपके एग्ज़ाम में बहुत दिन नहीं बचा है दोस्तों, तो बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बेहतर तरीके से यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको कराया जाएगा, उसको आप करेंगे और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशंस दिया जाएगा, उसको आप ग्रिप अप करेंगे, रिवीजन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है? और मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ कि आप हर एक प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, बिहार स्पेशल में हम लोग सबसे पहले यह देखेंगे कि हम टॉपिक को करने कैसे वाले हैं। उसके बाद फिर जो है हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस पर और बहुत अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस पर हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक? तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले एक बार आप इंडेक्स पर चलेंगे और उस पर जो है गौर करेंगे कि हम लोग कैसे करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 30 दिनों का प्लान आपके पास होगा, है ना? और हम लोग जो है प्रॉपर हिस्ट्री को, मुख्य रूप से बिहार के इतिहास को यहाँ पर ग्रिप अप करेंगे। फिर उसके बाद जो बिहार का भूगोल है उसको ग्रिप अप करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था आपकी, है ना? फिर बिहार की राज्य व्यवस्था एवं प्रशासन और फिर बिहार का जो जीके है, कला, संस्कृति और सामान्य ज्ञान और देन उसके बाद हम करंट अफेयर्स। ठीक है? तो इसी प्रकार से हम ग्रिप अप करने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हमारी पहली कक्षा होगी, तो इसमें हम प्रागैतिहासिक बिहार, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध का उत्थान, इनसे संबंधित जो प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन पर हम गौर करके देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? और आप एक प्रश्न, हर एक प्रश्न को देख लीजिएगा। आप बिल्कुल आपके सामने जो प्रश्न होगा उससे संबंधित जो उत्तर उसका होगा वह आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो पहले नंबर के क्वेश्चन पर हम मूव करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ठीक है? आपको 5 विकल्प दिए गए हैं। आप देख पा रहे होंगे 68वीं बीपीएससी का यह प्रश्न है दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा का। अंतर्वेदी, तक्षशिला, द्रोण उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है? तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप गौर करिएगा। दोस्तों, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि प्राचीन काल में गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र को मगध के नाम से जाना जाता था। ठीक है? तो जो दक्षिण क्षेत्र है, यह आपको मगध के नाम से जाना जाता है, जो कि आपको कहीं भी ऑप्शन में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? इसके अलावा गंगा और यमुना नदी के बीच जो अत्यधिक उपर्युक्त मैदान था, जो दोआब क्षेत्र था, उसको प्राचीन काल में दोस्तों अंतर्वेदी कहा जाता था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है? दूसरे नंबर की बात करें तक्षशिला पर, अगर आप इस विकल्प पर गौर करेंगे तो आप ध्यान रखिएगा तक्षशिला प्राचीन जो गांधार महाजनपद थी उसकी राजधानी हुआ करती थी, आप लोग जानते होंगे। और भौगोलिक रूप से आप देखेंगे जो सिंधु और जो झेलम नदी है, इसके बीच स्थित यह जो है आपको दिखाई देगा तक्षशिला। ठीक है? यह बात आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। और वर्तमान में अगर हम बात करें आपसे, तो पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में आता है, यह भी स्पष्ट तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अब आगे द्रोण, यह एक और विकल्प आपको देखने को मिलता है, तो द्रोण के बारे में गौर करिएगा। द्रोण प्राचीन काल में आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो अनाज मापने का जो एक पैमाना है या वजन की एक इकाई हुआ करती थी, जिसको हम द्रोण कहा करते थे। ठीक है? तो विशेष तौर पर इनके बारे में डिटेल में आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, अंतर्वेदी, तक्षशिला और द्रोण के बारे में। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन काल में जो है गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इससे संबंधित यहाँ पर कोई भी विकल्प आपको देखने को नहीं मिल रहा है, तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई आपको चूज करना पड़ेगा। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ठीक है? समझ पाए आप? अच्छे से समझ पाए तो यह आपका 68वीं बीपीएससी का प्रश्न है। बिहार के चिराद नामक पुरा स्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। ठीक है? पूरा पाषाण का जो पूरा पाषाणिक संस्कृति है, मध्य पाषाणिक संस्कृति है, नव पाषाणिक संस्कृति है या ताम्र पाषाणिक संस्कृति है। दोस्तों, आप देखेंगे तो मुख्य रूप से हमारे बिहार में जो पूरा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक संस्कृति, नव पाषाणिक संस्कृति हैं, इन सभी के प्रमाण तो मुख्य रूप से मिलते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग उसके बारे में थोड़ा-सा डिटेल में जानते हुए आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इस प्रश्न का आप जवाब देंगे और यह प्रश्न आपके 66वीं जो बीपीएससी का री एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है? उसके प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। आंसर करें तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार में सारण जिले में स्थित चिराद नामक पुरा स्थल की बात करें, है ना? चिराद नामक जो पुरा स्थल है इसकी बात करें तो प्राचीन जो सांस्कृतिक नवपाषाण संस्कृति हमारी हुआ करती थी, है ना? इसकी है जो लगभग आप देखेंगे तो 2500 ईसा पूर्व। ठीक है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर जो 1500 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें, है ना? 1500 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो आप गौर करिएगा कि इसके बीच मानी जाती है। ठीक है? तो नवपाषाण संस्कृति है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है? और अगर हम बात करें चिराद की, जो चिराद को संपूर्ण गंगा घाटी और पूरे भारत में नवपाषाण के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है दोस्तों। और यह स्थल आप अगर गौर करेंगे तो मुख्य रूप से हड्डी और सींग से बने जो विभिन्न प्रकार के औजार थे, जैसे आप देखेंगे
जो तीर हुआ करते थे, भाले हुआ करते थे, है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें जो सुई हुआ करती थी, इसके लिए बहुत ज़्यादा आप देखेंगे तो प्रसिद्ध हुए। ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं कि ये स्थल जो है मुख्य रूप से हड्डियों और सींगों से बने जो विभिन्न प्रकार के औजार जैसे तीर, भाले, सुई आदि के लिए प्रसिद्ध हैं, जो नौ पाषाण काल की जो अन्य संस्कृतियों में देखें तो बहुत ही दुर्लभ आपको नज़र आएँगे। ठीक है? तो विशेष तौर पर यहाँ पर नवपाषाणिक संस्कृति को आप ध्यान रखेंगे, चिराद के संदर्भ में। ठीक है? और दोस्तों खुदाई से यहाँ आप देखेंगे तो जो जौ और गेहूं और साथ ही साथ चावल जो धान है एक्चुअली, है ना, और जो मसूर की खेती है इसके साक्ष्य भी प्राप्त हो चुके हैं, मिल चुके हैं। और जो इस बात को एम्फेसाइज करते हैं, इस बात को बताते हैं कि यहाँ के लोग शायद कृषक भी रहे होंगे, कृषि करते रहे होंगे, क्योंकि आप सोचिए अनाज की अगर जो है बहुलता देखने को मिली है, अनाज के साक्ष्य मिले हैं, तो कृषि तो हो ही रही होगी, इस बात का अनुमान लगाया गया है। और साथ ही साथ गाय, भेड़, बकरी के साथ साथ जो सूअर जैसे पशु हैं, यह भी जो है यह पालते थे, इसका भी जिक्र किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से इस पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस चीज की भी खोज यहाँ पर हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पर काले और लाल रंग के मिट्टी के जो बर्तन है, जो मृदभांड जिसको आप कहते हैं, वह भी पाए गए हैं, जो नवपाषाण कालीन की विशेषताओं में सबसे प्रमुख आपको नजर आते हैं। इसके साथ साथ चिराद में नवपाषाण युग के बाद आप देखेंगे तो ताम्रपाषाण संस्कृति और लौह युग के भी अवशेष आपको प्राप्त होते हैं। तो चिराद एक ऐसा स्थान है दोस्तों, जहां पर नवपाषाण के साथ साथ आपको जो है ताम्रपाषाण, ठीक है, इसके अलावा ताम्रपाषाण के अलावा अगर आप देखेंगे जो आगे लौह युग आएगा, तो लौह युग के भी जो साक्ष्य हैं वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? तो आप विशेष तौर पर इसको भी आप गौर करेंगे और ध्यान में रखेंगे। ओके, कोई डाउट, किसी भी प्रकार की समस्या? चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें, हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर गौर करते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ठीक है, विश्व का पहला जो गणतंत्र है वह वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, यह प्रश्न पूछा गया है। मौर्य, चंद्रगुप्त या फिर लिच्छवी? आप एक बार बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जानते हैं और मुझे बिल्कुल आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं कि विश्व का पहला गणतंत्र, है ना, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। और गणतंत्र के बारे में भी आप बता सकते हैं, तो एक बार जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए, तो दोस्तों अगर आपको पता होगा, अगर हम बात करें मुख्य रूप से छठी शताब्दी की, है ना, छठी शताब्दी की अगर हम बात करें तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व विश्व का जो प्रथम गणराज्य था, पूरे विश्व का प्रथम गणराज्य, ठीक है, तो यह जो है वैशाली में स्थापित किया गया था। और इस गणतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना जो लिच्छवी राजवंश हुआ करता था और इसके जो लिच्छवी हुआ करते थे उनके द्वारा करी गई थी, जो आप देखेंगे महाजनपद का एक बहुत ही प्रमुख हिस्सा आपको आगे देखने को मिलता है। ठीक है, और मुख्य रूप से आप देखेंगे लिच्छवियों की भूमिका भी बहुत ही महत्वपूर्ण रही है। आप गौर करेंगे तो लिच्छवी जो वज्जी महासंघ हुआ करता था, वज्जी महासंघ का सबसे प्रमुख और जो एक शक्तिशाली कुल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लिच्छवियों के बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। और उन्होंने बाहरी आक्रमण और साथ ही साथ जो सामूहिक निर्णय है उसको लेने के लिए इस प्रणाली की शुरुआत करी थी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो शासन प्रणाली हुआ करती थी लिच्छवियों में, यहाँ पर आप गौर करेंगे तो राजाओं को शासन जो है शासन होने के, राजाओं का शासन होने के बजाय यहाँ पर जैसा कि एक चुनी हुई जो केंद्रीय सभा है वह होती थी। और इन सभा में आप देखेंगे तो लिच्छवी जो बहुत सारे लगभग 7,700, ऐसा कहा जाता है कि 7,707 लिच्छवी राजा या प्रतिनिधित्व जो है उसमें शामिल हुआ करते थे। ठीक है, और जो मुख्य रूप से सथागार नामक एक विशाल भवन में बैठकर राज्य के जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे होते थे उन पर चर्चा करते थे। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर रिपब्लिक वर्ड की बात करी गई, हमने आपसे पूछा कि गणतंत्र क्या है, तो गणतंत्र वह शासन प्रणाली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जहां देश या फिर राज्य का जो सर्वोच्च पद है
वह वंशानुगत नहीं होगा, यानी राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के हाथों में सत्ता की कमान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर गणतंत्र का भी अर्थ आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट, किसी भी प्रकार की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या? चलिए आगे बढ़ें। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यह क्वेश्चन आप देखेंगे तो 48वीं और जो 52 नंबर की जो बीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर लिक्ष्वियों का नाम आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, हाँ, तो विश्व का प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था आप अगर आप गौर करेंगे, प्रथम गणराज्य गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता प्रश्न आपका फिर है, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था 46वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है। ठीक है, 2003-4 का यह प्रश्न है, तो आप इसको भी सेम प्रश्न है, आप बिल्कुल इस पर भी गौर करेंगे, है ना, इसको भी आप गौर करेंगे अच्छे तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमने आपको चर्चा किया है, सेम रिपीट क्वेश्चन है, एक बार बीपीएससी में फिर से पूछ लिया गया है, अलग थोड़ा सा करके। आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में जो हर्यक वंश है इसकी स्थापना की थी, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हर्यक वंश बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग बिहार के इतिहास में हर्यक वंश के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना किसने की है। एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में ठीक से इसका आंसर करेंगे और देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देखेंगे जो 17वीं बीपीएससी का प्री का एग्जाम हुआ, री एग्जाम जो है हुआ था 2022 में, इसमें यह प्रश्न पूछा गया था जो 5 नंबर के आपके जो है उसमें देखने को मिल रहा है, 5 नंबर के टेस्ट में जो आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग बता देंगे 5वें नंबर क्वेश्चन का आंसर, जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मगध पर शासन करने वाले जो है वंशों में यह आप देखेंगे तो बहुत ही प्रमुख वंश आपको देखने को मिलेगा जो हर्यक वंश है। ठीक है, जो हर्यक वंश है ना। और तीसरा जो प्रमुख राजवंश है वह देखने को मिलेगा हर्यक राजवंश में। आप देखेंगे तो कुल आपको लगभग 7 राजाओं के द्वारा जो है शासन करते हुए देखा गया है और उन्होंने लगभग 544 ईसा पूर्व जो है इस शक्तिशाली जो राजवंश की बात कर रहे हैं हम लोग, इसकी नींव डाली थी। ठीक है, तो इसके संदर्भ में आप बताएंगे बिंबिसार, वृहदत्त और अजातशत्रु किसने जो है स्थापना करी थी। दोस्तों, अगर हम बात करें प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा करी गई थी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बिंबिसार का नाम आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना। इस राजवंश का संस्थापक था और जो जैन हमारा साहित्य है, जो जैन साहित्य है, इसमें बिंबिसार का जो नाम है उसका जिक्र मिलता है और इसमें आप देखेंगे तो इसका नाम श्रेणिक देखने को मिलता है, श्रेणिक। ठीक है, बिंबिसार का ही नाम श्रेणिक देखने को मिलता है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप श्रेणिक नाम विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, है ना। और यह एक बहुत ही प्रमुख कूटनीतिज्ञ और जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आप देखेंगे एक दूरदर्शी शासक हुआ करता था, जो श्रेणिक है या फिर जो बिंबिसार है ना। और इसकी बात करें तो इसने प्रमुख राजवंश जो उस समय कुछ हुआ करते थे उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो अपने राज्य हैं उनका विस्तार किया था। सबसे पहले आप देखेंगे तो जो लिच्छवी गणराज्य है उस गणराज्य की जो शासक थे शिवराज गोमास्ता, इनकी पुत्री हुआ करती थी चेलन्ना, आप लोग जानते होंगे। तो चेलन्ना के साथ विवाह किया। दूसरा इसका जो है संबंध आप देखेंगे तो कौशल राज जो प्रसेनजीत हुआ करते थे उनकी जो बहन थी महाकोशला, उनके साथ इसने विवाह किया। और इसके बाद जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश हुआ करता था, आधुनिक पंजाब वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो है एक राजकुमारी हुआ करती थी मध्य प्रदेश की, आधुनिक पंजाब की राजकुमारी, जिनका नाम था क्षेमा। तो इनके साथ भी इन्होंने विवाह स्थापित किया था। ठीक है, तो आप देखेंगे इसने जो है विवाह स्थापित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, अपने राज्य का विस्तार किया था बहुत ही कूटनीतिक तरीके से। ठीक है, तो इसके बारे में आप यह सभी बेसिक जानकारी ध्यान रखिएगा, अच्छे तरीके से कनेक्ट करिएगा। समझ में आया? आगे बढ़े अगले अपने क्वेश्चन की तरफ, तो यहाँ पर आप इसको ध्यान रखेंगे, 17वीं बीपीएससी का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है और आपसे एग्जाम में पूछा गया है पहले भी और आगे भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। देखिए 67वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसके प्री में यह पूछा गया था, सीलभद्र, बिंबिसार, जीवक, मनु या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। उपरोक्त में से अब ये तो ऑप्शन आप देखेंगे तो हट गया है, ये पहले का ही क्वेश्चन है तो एज इट इज दे दिया गया होगा, है ना।
उपरोक्त में से कोई नहीं आपको नॉट अटेम्प्टेड के संदर्भ में आपको देखने को मिलेगा, ई ऑप्शन। ठीक है, नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करें मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था इसके बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर मगध शासक बिंबिसार का जो चिकित्सक था उसका नाम था जीवक। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जीवक का नाम आप लोग जानते होंगे। जीवक मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार के राजवैद्य हुआ करते थे और उन्होंने, अगर हम देखें तो प्राचीन जो भारत है उस भारत के एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला में जो चिकित्सा और जो आयुर्वेद है उसकी पढ़ाई करी थी। तो तक्षशिला के पढ़ने वाले व्यक्ति थे। प्राचीन बौद्ध ग्रंथ में अगर हम बात करें तो जीवक को एक महान सर्जन और चिकित्सक भी बनाया गया है। दोस्तों, जब अवंती देश के राजा प्रदोत हुआ करते थे, उनको जब पीलिया हो गई थी तो पीलिया से पीड़ित होने 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 समय पर जो है जब उनको पीलिया रोग से वह ग्रसित थे, तो उस समय जो राजा बिंबिसार हुआ करते थे वह जो है अपने इसी जो है वैद्य को, है ना, जो जीवक हैं उनके मदद के लिए उज्जैन भेजा था। ठीक है, तो आप यह भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो राजा प्रदोत हैं, अवंती देश के राजा हुआ करते थे, उनका नाम भी यह वही जीवक हैं। तो यहाँ पर बिंबिसार के जो राज दरबार में आप देखेंगे जो राज्य वैद्य हुआ करते थे वह जीवक हुआ करते थे। ठीक, कोई डाउट किसी भी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन पर। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप एक बार बताएंगे अजात शत्रु के वंश का नाम। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अजात शत्रु हुआ उसका जो वंश था वह आपका हर्यक वंश था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, कब पूछा गया है? 53वीं 55वीं, 2 बार आप देखेंगे तो बीपीएससी में पूछा गया है। इनके पिता का नाम बिंबिसार था जो हर्यक वंश के संस्थापक थे, आप लोग जानते हैं। और अजात शत्रु की ही बात करें दोस्तों तो अपने पिता की हत्या कर इन्होंने सत्ता हासिल करी थी और इतिहास में अजात शत्रु को कुड़िक के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका जो नाम है उसका श्रेणिक नाम बिंबिसार का। और अभी आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, बिंबिसार का नाम हमने देखा था। अब यहाँ पर अजातशत्रु के नाम की बात करें तो इसका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। इसका नाम कुड़िक हुआ करता था, कुड़िक। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कुड़िक नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने पिता की हत्या करके सत्ता को हासिल करी थी। और आप देखेंगे इस पितृहंता इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इतिहास में। और इन्होंने आप देखेंगे तो जो काशी और जो वैशाली जैसे बड़े राज्य हैं इनको जीत कर क्या किया था, जो मगध साम्राज्य हुआ करता था, है ना, काशी और वैशाली दोनों की बात अगर हम करें तो इन दोनों को जीत कर जो है इसने मगध में मिला लिया था। ठीक है, अजात शत्रु ने। ठीक, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है अब आगे चलकर कि यह जो है किसके समकालीन था। ठीक है, तो आप यहाँ पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का नाम ध्यान रखेंगे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी, इन दोनों लोगों का नाम ध्यान रखिएगा। इन दोनों के समकालीन हुआ करता था। समकालीन था कौन? अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु। तो इसका नाम इसके संदर्भ में भी ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन यही हो सकता है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ इसके बाद राजगृह में जो प्रथम बौद्ध संगीति है इसका आयोजन अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था। तो प्रथम जो बौद्ध संगीति है, जो प्रथम बौद्ध संगीति है, जो प्रथम बौद्ध संगीति है यह जो है इसी के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलेगी, इसी के संरक्षण में देखने को मिलेगी। हम बौद्ध संगीति जब बात करेंगे तो उस पर और डिटेल में चर्चा कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी आप जिस तरह से मैं आपको ले चल रहा हूं उसी तरह से आप चलेंगे तो और अच्छा कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के प्रश्न में कहा जा रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यह भी बताएंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहा जा रहा है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था, यह प्रश्न जो है पूछा जा रहा है लगभग जो है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो प्रथम मगध साम्राज्य है उसका उत्कर्ष हमने अभी आपको बताया था, आपको ध्यान होगा, है ना, बहुत अच्छे तरीके से अगर आपने गौर किया होगा तो आपको पता होगा। हमने बताया था कि जो प्रथम मगध साम्राज्य है इसका उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 6th सेंचुरी बीसी में आपको बीसीई में देखने को आपको मिला था। हर एक वंश के राजा बिंबिसार हुआ करते थे। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन्होंने वैवाहिक संबंध और जो सैन्य विजय है इनके माध्यम से इस जो है
इस वंश की नींव डाली, इस साम्राज्य की नींव डाली। और इस दौरान मगध की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वह आपका राजगृह हुआ करती थी। ठीक है, राजगृह, राजगीर, है ना। ठीक है, तो राजगीर हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। और इस उत्कर्ष काल में मुख्य रूप से 3 राजवंश आपको देखने को मिलेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनका शासन चला। और इसके बाद आप देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य ने इसका और अधिक विस्तार किया। तो यहाँ पर आगे हम जो है जब क्वेश्चन आएगा तो मुख्य रूप से जो हर्यक वंश है, जो हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, या फिर जो है आपका नंद वंश है, इनकी चर्चा कर लेंगे। और फिर मौर्यों की बात कर लेंगे, मौर्य वंश की बात कर लेंगे। ठीक है, तो विशेष तौर पर इनको हम जो है देख लेंगे एक एक करके। फिलहाल यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आपको देखने को मिल जाएगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, है ना। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 9 नंबर के क्वेश्चन पर। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? ठीक है, शिशुनाग वंश के बाद मगध पर जो है किस वंश ने शासन किया, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शिशुनाग वंश के बाद जो मगध है, इस पर जो है आप देखेंगे तो नंद वंश, जो नंदा डायनेस्टी था, इसने जो है शासन किया। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो महापद्म नंद ने नंद वंश की स्थापना करी थी, ध्यान रखिएगा। और शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो है आपको महानंदी देखने को मिलेंगे, उनको नंदी वर्धन भी कहा जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। इनको जो है हटाकर मुख्य रूप से इन्होंने सत्ता हासिल करी थी। और इस वंश ने आप अगर गौर करेंगे तो लगभग 345 ईसा पूर्व से लेकर 321 ईसा पूर्व, ठीक है, 345 से लेकर 321 ईसा पूर्व तक मगध पर जो है राज किया था। और इस वंश के आखिरी राजा जो है जो हुआ करते थे, उनका नाम था घनानंद। धनानंद या घनानंद कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, धनानंद। ठीक है, तो धनानंद का नाम आप विशेष तौर पर इतिहास में तो याद रखते ही होंगे, है ना। धनानंद के नाम से तो परिचित होंगे ही। ठीक है, धनानंद सही से लिख लीजिएगा इसको, धनानंद। ठीक है, यह नाम है। दोस्तों आपको पता होगा कि इसी वंश के आखिरी राजा जो धनानंद हैं, इनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने आप देखेंगे चाणक्य की मदद से जो मौर्य वंश की स्थापना है वह कर दी थी। ठीक है, तो इसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे। समझ में आया? आगे बढ़ें। समझ पाए आप सारी चीजों को? समझ पाए आप? तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने जो है शासन किया है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और यहाँ पर आप देखेंगे 17वीं बीपीएससी प्री के री एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। आइए, प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? 69वीं बीपीएससी का प्रश्न है। ठीक है, प्रारंभिक जो वैदिक काल हुआ दोस्तों, इसके दौरान कौन सा शहर था जो मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक ऐतिहासिक और महाजनपद काल के दौरान आप देखेंगे मुख्य रूप से जो मगध साम्राज्य की राजधानी थी वह राजगृह हुआ करती थी। गृहव्रज भी कहा जाता था इसको, ध्यान रखिएगा, गृहव्रज कहा जाता था। ठीक है, इसको गृहव्रज भी कहा जाता था। वर्तमान में इसे बिहार में जो है राजगीर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजगीर के नाम से, आप लोग राजगीर को तो बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, राजगीर के नाम से जाना जाता है प्राचीन जो है वर्तमान में बिहार के इस जो है स्थान को। और यह शहर आप देखेंगे तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो इसे एक अवैध रणनीतिक और सुरक्षा प्रदान करता था। बाद में आप देखेंगे तो उदयन ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र, वर्तमान जो पटना है, वह स्थानांतरित कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में यह सभी जानकारी आपको विशेष तौर पर रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए। ठीक है, रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आप गौर करेंगे, जो प्रारंभिक राजधानी के रूप में कार्य करता था वह राजगृह या जो राजगीर है या जो गृहव्रज है, यह कहीं देखने को मिलेगा, तो सिमिलर ही है, इनको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ठीक है, यह सेम प्रश्न रिपीट हो गया है। 11 नंबर का आप देखेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ हुआ करती थी, है ना, यह पूछा जा रहा है।
है ना। तो आप बताएंगे, सेम प्रश्न रिपीट हो गया है ना। बाद में आप देखेंगे, पहले हमने बताया आपको ना कि राजधानी महाजनपद, आप बताएंगे इसमें विकल्प दिख रहा है आपको। प्राचीन महाजनपद मगध की जो प्रथम राजधानी थी वह राजगृह थी, जिसे गिरिव्रज कहा जाता था। और बाद में मगध के राजा ही हमने बताया, जो राजा उदयन थे, इन्होंने राजधानी को राजगृह से मूव किया था, हटाया था, और पाटलिपुत्र जो आधुनिक, जिसको आप पटना के नाम से जानते हैं, वहां बना दिया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी इसमें से कोई नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ई इज राइट आंसर। यह जो है उस समय का प्रश्न है जब आपका ई ऑप्शन जो है अलाइन था। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। यह जो है पहले का प्रश्न है, यह भी आपका 65वीं बीपीएससी का है, तो इस पर आप गौर करेंगे। किस शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित करी थी? हमने यह भी बताया। तो हमने आपको बताया कि उदयन ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित करी थी, उदयन ने। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, और वे ही पाटलिपुत्र के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। जो अभी आप पाटलिपुत्र देखते हैं, इसके वास्तविक संस्थापक यही उदयन ही माना जाता है। ठीक है, उन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर, ठीक है, ठीक है, गंगा और सोन नदी के संगम पर इस शहर की, जो पाटलिपुत्र शहर है, इसकी नींव रखी थी। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। साम्राज्य के बीच होने वाला जो केंद्रीय स्थिति है, इसके कारण सुरक्षा और जो व्यापक व्यापार है, इसके लिहाजे से यह जगह बहुत ही महत्वपूर्ण थी, जो पाटलिपुत्र थी, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण थी, और इसी के कारण यहाँ पर जो है राजधानी बनाई गई थी। अजातशत्रु ने सबसे पहले यहाँ गंगा नदी के पास एक छोटे सैनिक किले का निर्माण करा था, जिसको आप पाटलीग्राम के नाम से इतिहास में जानते हैं। इसका निर्माण कराया, लेकिन इसे एक बड़े शहर के रूप में बसाने और राजधानी देने का जो पूरा श्रेय है उनके पुत्र उदयन को ही जाता है। तो अजातशत्रु ने तो बना दिया था यहाँ पर पाटलीग्राम पहले ही, ठीक है, लेकिन जो इसको नगर का रूप दिया और जो मुख्य रूप से राजधानी बनाने का जो श्रेय है वह उदयन को ही है। ठीक है, तो इस पर आप गौर करेंगे, अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप इसका जवाब जरूर जो है देंगे। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट? चलिए बच्चे, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 13 नंबर के। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रारंभिक राजधानी, देखिए फिर आपको कितनी बार यह प्रश्न पूछा गया है, 53वीं, 55वीं, 47वीं, और हमने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से, आप जानते भी होंगे, राजगृह, गिरिव्रज। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक फिर से आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 48वीं, 52 नंबर में, है ना, सभी में जो है पूछा गया। तो उदयन को आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र का जो वास्तविक संस्थापक है यह माना जाता है। हमने आपको बताया बहुत अच्छे तरीके से, आप जानते हैं। ठीक है, हाँ, इसके बाद आप देखेंगे, ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिखाने का उद्देश्य है कि इसका जो रिलेवेंस है वह कितना ज्यादा है, कितना रिलेवेंट है। यह प्रश्न आप देखेंगे अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग बार पूछा गया है। यहाँ पर आपने देखा बहुत अच्छे तरीके से 14 नंबर क्वेश्चन। अब 15 नंबर पर गौर करिए। कहा जा रहा है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? 46 नंबर का जो बीपीएससी का एग्जाम था। अब आपको क्या पता चल पाया? यहाँ से एक चीज पता चल पाया कि जो बीपीएससी है, यह बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री आप पढ़ते हैं, बिहार स्पेशल में जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसमें रिपीटेशंस मिलता है। ठीक है, तो आप पीवाईक्यू, इसी नाते मैं आपको बार बार बोलता हूं कि जो पीवाईक्यू है वह लगाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि आप देखेंगे भाषा थोड़ी सी बदली, लेकिन क्वेश्चन का जो थीम था, जो अंतिम जो है उसका निष्कर्ष था, वह कभी नहीं बदला। ठीक है, तो आप विशेष तौर पर आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ें तो आप इजीली आंसर कर पाते हैं, और बहुत बढ़िया इस पर जो है आप आंसर कर पाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा कि हमेशा जब भी जो है आप बिहार स्पेशल पढ़िए तो पीवाईक्यू जरूर लगाइए, क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू नहीं लगाएंगे तो बहुत अच्छा आंसर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतर तरीके से आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। यह बात बिल्कुल तय है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए। ठीक है, एकदम ध्यान रख लीजिए, क्योंकि उसके बिना संभव नहीं है। चलिए,
अब 15 नंबर क्वेश्चन आपने देखा, अब 16 नंबर, ठीक है। अब 16 नंबर प्रश्न देखिएगा, 46 बीपीएससी में पूछा गया ना, अब 16 नंबर भी प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? ठीक है, फिर वही प्रश्न, भाषा अलग और 44वीं बीपीएससी में। यहाँ पर आपने 46वीं में देखा, इससे पहले 48वीं और 92 में देखा, ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे तो हमने जब यह देखा तो यह क्वेश्चन देखिए 53वीं, 55वीं, 47वीं सब में पूछा गया, ठीक है। तो विशेष तौर पर आप देखेंगे पाटलिपुत्र के संस्थापक के संदर्भ में 2 बार, 3 बार और 4 बार, ठीक है। हमेशा जो है यह प्रश्न, मतलब सोचिए कि 4-5 बार आपके एग्जाम में लगातार एज इट इज प्रश्न अगर रिपीट हो रहा है तो उसका इंपॉर्टेंट कितना है, ठीक है। और यहीं तक नहीं रुका, 44वीं के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो फिर 17 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आप देखेंगे 42वीं बीपीएससी का जो एग्जाम था वो हुआ था 1997 की बात है ना। इसमें भी पूछा गया था कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1997 में 42वीं बीपीएससी में एक बार पहले भी प्रश्न पूछा जा चुका था इसी प्रकार का। तो दोस्तों इस बात से आपको आशा यह लग पा रही होगी कि मुख्य रूप से जो यह सभी प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं, इनमें रिपीटेशंस होता है, ठीक है। और पीवाईक्यू आप पढ़ेंगे तो रिपीटेशंस आपको मिलेगा, रिपीटेशंस आपको देखने को मिलेगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से गौर करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, अच्छे तरीके से उसको कवरअप देना पड़ेगा, है ना। ये सारा काम आपको बहुत बेहतर तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको करिए। अब 17 नंबर का प्रश्न भी देखेंगे तो सेम वही प्रश्न ही है ना। ये प्रश्न हमने क्या किया है कि जो हमारा पीवाईक्यू है उसी से निकाला है दोस्तों, और मैंने ये दिखाने का प्रयास किया कि इनसे प्रश्न यही पूछे गए हैं अभी, है ना। तो दोस्तों इसको विशेष तौर पर इस तरीके से अगर आप ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। और आगे हम जब नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चंस की संख्या, वैरायटी ज्यादा होगी, उनमें क्वेश्चन की संख्या आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहिए कि आपको क्वेश्चंस कम देखने को मिलेंगे। इतने ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो मुख्य रूप से जिनका रिपीटेशन ज्यादा है, वो क्वेश्चंस मैं आपको एक बार अब दिखाऊंगा आगे से, और बाकी जो है मैं बता दूंगा एक ही साथ अलाइन करके कि कहाँ कहाँ जो है वह प्रश्न पूछे गए हैं। और साथ ही साथ जो अलग डाइवर्स जो है होगा टॉपिक्स, जो जिनसे प्रश्न पूछा गया होगा, बहुत अच्छा जो है अलग अलग तरह का प्रश्न पूछा गया हो, उनसे प्रश्नों की संख्या जितनी अलग अलग पूछी गई उन सभी को हम शामिल कर लेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, व्यवस्थित तरीके से अपनी तैयारी को करते रहिएगा, और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से हर एक चीज को आप ध्यान दीजिएगा, है ना। हर एक चीज को बेहतर तरीके से ध्यान दीजिएगा। तो टोटल यहाँ पर आपके यह जो है 17 क्वेश्चंस थे, और ये 17 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इन 17 क्वेश्चंस को हमने देख लिया, और यहाँ पर एक बार फिर से हम चले तो प्रागैतिहासिक बिहार, हर्यक वंश, बिंबिसार, अजातशत्रु, मगध का उत्थान, यह जो है टाइटिल था। अगर आप इस पर गौर करेंगे, आप इस पर अगर गौर करेंगे तो यही टाइटिल आपको देखने को मिल रहा था, है ना। तो हमने प्रागैतिहासिक बिहार से जो प्रश्न पूछा गया है सबसे इंपॉर्टेंट उसकी बात कर ली है। हर्यक वंश से जो प्रश्न पूछा गया बिंबिसार या अजातशत्रु से, उसकी बात हमने बहुत बेहतर तरीके से कर ली। और जब मगध का उत्थान हो रहा है तो उससे संबंधित भी बात हमने कर ली है, ठीक है। मगध के संदर्भ में और भी जो प्रश्न है उस पर हम बात करेंगे अपने अलग सेशन में, बहुत बेहतर तरीके से बात कर लेंगे। शिशुनाग, नंद वंश, मौर्य साम्राज्य, है ना, यह अगला आपका टॉपिक होगा। तो इसमें हम शिशुनाग से जितने भी प्रश्न पूछे गए, नंद वंश से जो पूछे गए, मौर्य साम्राज्य से पूछे गए, इन सभी प्रश्नों को देखेंगे, है ना। तो आप गौर करिएगा, यहाँ पर चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक के जो शिलालेख हैं, जो प्रशासन है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, ठीक ठाक। तो इनको हम फिर से जो है अच्छे तरीके से वो करेंगे, कंपाइल करेंगे, और इस पर हम चर्चा करेंगे। देन उसी प्रकार आगे मौर्योत्तर काल में बढ़ेंगे जब हम, तो शुंग, कड़व, जो है गुप्त साम्राज्य में स्वर्ण युग, कला, साहित्य, विज्ञान में जो योगदान रहा है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, तो इन पर बात करेंगे। फिर बौद्ध एवं जैन धर्म की बात करेंगे, महावीर, बुद्ध जन्मस्थली, उनका उपदेश स्थल, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतीपुर विश्वविद्यालय, इन सभी की चर्चा हम करेंगे, ठीक है। पाल वंश की मध्यकालीन बिहार की बात करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, तुर्क आक्रमण, बख्तियार खिलजी, दिल्ली सल्तनत के अधीन जो बिहार है, इन सभी पर चर्चा करेंगे। तो टोटल आपके 7 लेक्चर होंगे। इन 7 लेक्चर में हम बहुत अच्छे तरीके से अपने हर एक जो है इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, जो बार बार रिपीटेशंस जिनका है, बार बार जिनके संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है, उन सभी पर बात करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग अपने कल के सेशन में जब मिलेंगे तो कल के सेशन में वैरायटीज आप क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेगा। आज का यह सेशन आपको थोड़ा सा इंट्रो भी लगा होगा, क्योंकि मुख्य रूप से इसमें आपको यह भी बताने का प्रयास किया गया कि हम कैसे करने वाले हैं सारी चीज़ों को, है ना, क्या दिखाना चाहते हैं आपको, और उस अनुसार से आपको
करने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आप अगर पीवाईक्यू पर कमांड नहीं रखेंगे तो आपका क्वेश्चंस गड़बड़ होगा एग्जाम में और आप अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, तो पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर आपको गौर करना होगा, लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए करना है कि सेम एज इट इज क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा पीवाईक्यू भी, कि एक ही सेंटेंस कॉपी कर दिया जाए। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग हो सकता है। आप देखेंगे पहले क्वेश्चंस बिल्कुल तथ्यात्मक पूछा जाता था, अभी हो सकता है कि उसमें कुछ अवधारणा, कुछ कॉन्सेप्ट्स को और जो है डाला जाए। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना पड़ेगा अभी वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में फिर से हम बात करेंगे अपने अगले जो है टॉपिक पर, अगले जो है जो क्वेश्चंस होंगे उन पर। ठीक है, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।